नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, सीबीआई ने की छापेमार कार्रवाई। नामी बिल्डर विंडलास के ठिकानों पर हुई है कार्रवाई। राज्य सरकार के आदेश के बाद हो रही है छापेमारी। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद हुई है छापेमारी। सीबीआई की 4 टीमें कर रही है छापेमार कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां उद्योगपति के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और अब आपको बता दें कि इसमें जो खबरें सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक राज्य सरकार की सिफारिश के बाद ही ये कार्रवाई देखने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की 4 टीमें ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून में सीबीआई ने की छापेमारी। नामी बिल्डर विंडलास के ठिकानों पर हुई है छापेमारी। राज्य सरकार के आदेश के बाद हो रही है छापेमारी, साथ ही राज्य सरकार की सिफारिश के बाद हुई है ये कार्रवाई। सीबीआई की 4 टीमें कर रही है छापेमारी। देहरादून में सीबीआई ने की है छापेमारी। सीबीआई की 4 टीमें लगातार कई ठिकानों पर यह कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि राज्य सरकार के सिफारिश के बाद यह बड़ी कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की जा रही है। तो उत्तराखंड खेल विभाग की 3 दिवसीय बालिका वर्ग की राज्य आमंत्रण वॉलीबॉल प्रतियोगिता का गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य वॉलीबॉल संघ के सचिव हेम पुजारी और पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने किया। प्रतियोगिता में चमोली की 2 टीमें सहित प्रदेश की 13 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच चमोली और हल्द्वानी के बीच में खेला गया, साथ ही जिसमें चमोली ने हल्द्वानी को 2-1 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। दूसरा मैच उधम सिंह नगर और टिहरी के मध्य खेला गया, जिसमें उधम सिंह नगर ने 2-1 से टिहरी को पराजित किया। तीसरा मैच चमोली सीनियर और रानीखेत के मध्य खेला गया, जिसमें चमोली सीनियर ने रानीखेत को 2-1 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। तो हरिद्वार हर की पौड़ी की व्यवस्थाओं का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा के सभापति, अध्यक्ष और महामंत्री पद का चुनाव मालवीय धाम में किए जा रहे हैं। इसमें तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े 758 लोगों द्वारा वोट भी डाले जाएंगे। तीर्थ पुरोहित समाज के 3 ग्रुप चुनावी मैदान में है। सभापति, अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मालवीय जी ने गंगा सभा की स्थापना आज से लगभग 105 वर्ष पूर्व की थी। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना के समय यही उद्देश्य रखा था कि हर की पौड़ी का जो उद्देश्य है मुख्य, तीर्थ पुरोहित और तीर्थ की महत्ता और गरिमा इनकी बनी रहे। भविष्य में कुल मतदाता 758 है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 3 ग्रुप चुनाव लड़ रहे हैं, सभापति पद, अध्यक्ष पद और महामंत्री पद के लिए। तो चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रीतम सिंह का कहना है कि जोशीमठ में आई आपदा के कारण पूरा शहर प्रभावित हो गया है, जहां की जमीन लगातार धंस भी रही है, जिसके कारण कई मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जमींदोज होने के कगार पर है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। हमारी मांग है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के पीड़ितों को भी मुआवजा देने का काम सरकार करे। प्रीतम सिंह ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार से सभी भर्ती परीक्षाओं की, फिर वो चाहे किसी के भी कार्यकाल की हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से जांच की मांग की है।
तो 3 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों में से एक आतंकवादी की तलाश उत्तराखंड पुलिस को भी थी। और आपको बता दें कि दरअसल एक हत्या के मामले में जगजीत सिंह जग्गा 2018 में हल्द्वानी की जेल में बंद था, जो पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आया था, लेकिन उसके बाद से जगजीत सिंह जग्गा फरार है। आपको बता दें कि इसकी तलाश उत्तराखंड पुलिस भी कर रही थी, लेकिन जगजीत सिंह जग्गा को दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जगजीत सिंह जग्गा उत्तराखंड पुलिस के लिए पहले से ही वांटेड है, जो पैरोल खत्म होने के बाद फरार था। गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड के सभी जनपदों की एसएसपी को इनपुट मिलने पर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में जो अभी हमने एसएसपी उधम सिन्हा से अपडेट लिए हुए हैं, ये एक मुकदमा मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंडर ट्रायल पे वो पैरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद हम भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि ही वाज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। अब हमारा टीम वहाँ पे गई हुई है, पूरा हमारा टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे। तो जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मीडिया से बातचीत में बताया कि जोशीमठ आपदा के प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है। यानी जोशीमठ के छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से प्रदेश भर में कहीं भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दे सकेंगे। और इसके मद्देनजर प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प भी मांगे जाएंगे। बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसको लेकर विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। देखिए, मैं जोशीमठ जो है पूरे क्षेत्र में जब वहाँ रहा तो सरकार की तरफ से हर प्रकार की छूटें वहाँ पे दी गई हैं। बिजली के बिल भी जो है हमने माफ़ किए हैं, पानी के बिल भी माफ़ किए हैं। वहाँ जितने आपदाग्रस्त लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी। तो जब छात्रों से मैं मिला तो उनका भी कहना था कि हमको जो बोर्ड के पेपर हैं, चाहे सीबीएसई के हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, तो आज ही मैंने अभी बैठक की है शिक्षा विभाग की, और सीबीएसई बोर्ड के उसको भी मैंने बुलाया था उन लोगों को, और उसमें निर्णय लिया गया कि छात्रों से ऑप्शन लिया जाएगा। तो जोशीमठ में आई आपदा के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक अस्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से अस्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित परिवार ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और आक्रोश भी जताया। लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है, उन्हें भी होटलों की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। बातें कोई नहीं सुन रहा। 2 तक छोटे छोटे बच्चे लेके हम रोड पे घूम रहे और कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहा। हम क्या बोल रहे और हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रखे हम, और नाम हमारा कहीं लिस्ट में हमारा नाम आ ही नहीं रहा, जो हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे।
तो सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत ने लोहड़ी के मौके पर शराब पीकर जमकर हंगामा किया था। इस मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के एमडी रोहित मीणा से बात करके रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। मामला बढ़ता देख सिडकुल के मैनेजर ने माफीनामा भी लिखकर भेज दिया था, लेकिन जैसा ही मामला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने आया, उन्होंने गिरधर रावत को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। मुझे एक शिकायत मिली थी, यहाँ के सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किसी महिला के साथ हत्या की गई है। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी है। वो शराब के नशे में थे, ऐसा आप के द्वारा बताया गया है। और मैंने तुरंत सिडकुल के एमडी रोहित मीणा से दूरभाष से बात की है। उनको सस्पेंड किया जाएगा, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जांच में अगर और दोषी पाए जाते हैं और भी इससे बड़ी सजा उनको दी जाएगी, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बिल्कुल पास से हमारी सरकार चल रही है और कहीं भी कोई मामला संज्ञान में आता है, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। तो उधमसिंह नगर जिले के जसपुर में उपजिलाधिकारी केंद्रीय भंडारण निगम में निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां पर उन्होंने गोदाम में रखे चावलों का सैंपल लेकर जांच करवाई। साथ ही खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्रीय भंडारण निगम में गोदाम की जांच भी की जा रही है। डीएसओ द्वारा एक केमिकल दिया गया था, जिसके द्वारा जांच की जा रही है। जो भी फैक्ट्रियों द्वारा चावल यहां भेजा जा रहा है, उसके सैंपल लिए गए हैं, जिससे 4 लॉट की जांच भी की गई, जो सही पाई गई है और लगातार कार्रवाई भी चल रही है। जिस लॉट में अनियमितता पाई गई, उस राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर कार्यवाही चली रही है और इसमें जो हम लोगों ने सैंपल लिए थे उसमें पिछले कुछ समय में जो हमारे डीएसओ साहब हैं, उन्होंने कुछ एक केमिकल दिया था, जिसमें कि जो भी हमारी फैक्ट्री द्वारा यहाँ पर राइस निकाला जा रहा है, तो उसके सैंपल लेने थे। और उसी के क्रम में आज हम यहाँ पर आए हुए थे। अभी तक तो हमारे द्वारा 4 लॉट के जाँच कर दी गई है, जो कि अभी तक सही पाए गए हैं और अभी लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जो अनियमितता पाई जाती है, क्योंकि जो हम लॉट के हिसाब से करें, लॉट का मतलब है कि जो संबंधित एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है या राइस मिल है उनकी होगी, तो उनके खिलाफ फिर हम लोग यहाँ से कार्रवाई के लिए लिख देंगे। तो वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में पूर्ण शासकीय मान्यता देने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन 2017 में गठित की गई थी, जिसके बाद अब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी 6 साल के बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद ईएमए को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने और पूर्ण शासकीय मान्यता देने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे देश के लाखों चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हरिद्वार के चिकित्सकों ने ईएमए के केंद्रीय कार्यालय बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस ज्वालापुर के सभागार में बैठक आयोजित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। के हरिद्वार जनपद तथा उत्तराखंड की इकाई के द्वारा हर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए जो आईडीसी कमेटी बनी हुई थी 6 साल पहले, और वो 6 साल तक जो है प्रपोजल से ईएमए ने दिए और ईएमए ने एविडेंस दिए, और वो क्राइटेरिया 7 पूरे करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईडीसी ने एक रिपोर्ट जो है वो देने जा रही है।
तो कोतवाली रानीपुर में नाले में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नाले में एक महिला का शव है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव करीब 30 साल की महिला का बताया जा रहा है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गैस प्लांट चौकी के पीछे नाले में शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को नाले से बाहर निकलवाकर उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया। प्राप्त हुई थी कि एक 40-45 साल की उम्र की महिला का जो है एक शव नाले में गिरा हुआ है और नाला भी बहुत गहरा नहीं था, बहुत नॉर्मल जिसमें पानी आता है और ये इंडस्ट्रियल एरिया के पास की बात थी। क्योंकि महिला से संबंधित अपराध से सूचना थी, इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। प्राथमिक रूप से देख के ऐसा लगता है कि कोई ये नेचुरल घटना नहीं है कि कोई चलते में या किसी कारणों से नाले में गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। कहीं ना कहीं जो अब शव का जो गिरने की जगह थी और जो परिस्थितियां थी वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। चूंकि अभी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसको पोस्टमार्टम के बाद और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट हो पाएगा। फोटो तो उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट मामले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया। मामले को लेकर युवजन समाज के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही पीड़ित के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की उनके द्वारा मांग उठाई गई है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो घटनाएं निरंतर मतलब अनुसूचित जातियों से दलितों पे हो रही है, ये घटनाएं ना हो, क्योंकि भगवान सबका है, सबका ही भगवान, इंसान जो पैदा हो गया सब तक भगवान होता है। तो इस तरह से जो है गलत हरकतें ना करें और शासन इसमें कदम गहरा से गहरा कदम उठाए और उनको जो दोषी हैं उनको सजा दी। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं। जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ, हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध ना हो और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर वायदे उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। काशी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे। तो 2024 तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसको लेकर सीएम धामी ने जेपी नड्डा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर माननीय जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कहा कि अध्यक्ष के रूप में आपके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निश्चित तौर पर फिर से आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन में बीजेपी आगामी चुनावों में नई बुलंदियों को छुएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए 81,315 छात्रों, 11,868 शिक्षकों और 5,496 अभिभावकों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चों का चयन भी हुआ है। प्रदेश भर के करीब 10 लाख बच्चे 27 जनवरी में होने वाले पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसमें कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही परीक्षा पर चर्चा के 6ठे संस्करण में बच्चों से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा के इस आयोजन में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी जुड़ेंगे।
पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के विषय में एक किताब एग्जाम वॉरियर्स भी लिखी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विगत 25 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग थीम पर ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इन्हीं में से 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर चर्चा के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चे चुने गए हैं। तो एक बड़ा इवेंट ये बच्चों के लिए हो रहा है और इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार 20, 21, 22 और 23 इन 4 दिन और कई जगह हमने 24 को भी रखा है, लगभग 5 दिन है। इन 5 दिनों में पूरे प्रदेश में हम लोग हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और हर जिला हेडक्वार्टर पे और जो नगर निगम के क्षेत्र हैं यहाँ पे बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और इनमें भी एवरेज 500 बच्चे उसमें भाग लेंगे एक जगह में। ये 2.5 घंटे का होगा। 1 घंटे पेंटिंग प्रतियोगिता होगी और आधा घंटे उसके रिजल्ट आने में लगाया जाएगा और 1 घंटे पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम होंगे और जो वहाँ चीफ गेस्ट रहेंगे वो भी वहाँ पे बच्चों को संबोधित करेंगे। इस बार ये तय किया गया हम लोगों ने कि चीफ गेस्ट हम वहाँ माननीय सांसद लोग, माननीय हमारे मंत्री लोग, माननीय हमारे विधायक, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख और जितने हमारे पद्मश्री हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं या कला के क्षेत्र में जिन्होंने अपने अपने जिले में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी गेस्ट ऑफ ऑनर उस कार्यक्रम में बुला रहे हैं। टॉप 10 बच्चों को जो है वहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा और 25 बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा और 500 के 500 बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो बच्चों ने वहाँ पे पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो एक अभिनव प्रयोग ये पहली बार किया जा रहा है और इसके लिए सब सीओ को हमारे महानिदेशक और सचिव ने कल उनको जो है इसका नोडल अधिकारी भी बना दिया है और मैं कह सकता हूँ कि जितने हमारे सीबीएसई के स्कूल हैं वहाँ भी 100% स्कूलों में ये पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। फिर 27 तारीख को हमने एक व्यापक अभियान लिया है कि भाई मैक्सिमम बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लें। अभी हमारे महानिदेशक और सचिव ने उसकी थीम बता दी कि क्या क्या थीम है उसमें और बड़ी बात यह है कि इस बार लगभग 27,000 से ज़्यादा बच्चों ने जो है जो ऑनलाइन था उसमें भाग लिया है इस साल और उससे बड़ी बात यह है कि टीचर्स ने भी 10,000 से ज़्यादा टीचरों ने भाग लिया, अभिभावकों ने भी भाग लिया है। तो मुझे अनुमान यह है कि 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है 27 तारीख के कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे। सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हो या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि केवल दिखावे के लिए गिरफ्तारियां की जा रही है और कुछ दिन बाद आरोपी बेल पर छोड़े जा रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग के जिस अधिकारी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया, उसी के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के भी वोकेशन बैंक बनाए गए और लिहाजा पीसीएस परीक्षा भी संदेह के घेरे में है। पेपर लीक हुए और गिरफ्तारी हुई है और वही मुख्य आरोपी जो पटवारी पेपर मामले में जो मुख्य अभियुक्त है, वही जो
परीक्षाएं होने जा रही हैं, वो तत्कालीन अनुभाग अधिकारी रहा है। जो सिलेबस में उसके हर पृष्ठ पर उसके साइन है, सिग्नेचर है, और आज सरकार आनंद फानन में पीसीएस की मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को जित करना चाहती है। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यह परीक्षाएं स्थगित हों। कि जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पे हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूं, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहां चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से अब शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए इससे बड़े शर्म की क्या बात। ऊपर से जोशीमठ में आई हुई आपदा, जिसपे सरकार की निरंकुशता साफ जाहिर हो चुकी है, साफ प्रतीत करती है कि ना कहीं विकास है, ना किसी का साथ है। और सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा जो इस देश में, वहां जो युवाओं के साथ छल हो रहा है, अवश्य उसके लिए कांग्रेस मुखर होकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को, निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। बेरोजगार के साथ खिलवाड़। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।